अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसी कंट्री की जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला कंट्री है। एक ऐसा मुल्क जो एक या दो नहीं बल्कि पूरे 17,000 जजीरों पर फैला हुआ है, जहाँ कहीं नीले पानी के साहिल हैं तो कहीं आसमान को छूते पहाड़ और कहीं ऐसे जंगल के जहाँ दुनिया के नायाब तरीन जानवर रहते हैं। जी हाँ, आज हम आपको लेकर चलेंगे इंडोनेशिया, एक ऐसा कंट्री कि जिसे आतिश फिशाओं की सरजमीन कहा जाता है। और इन्हीं आतिश फिशाओं की वजह से एक ऐसा हौलनाक वाक़या हुआ जिसने इंडोनेशिया के साथ साथ पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये कंट्री आज़ाद तो पाकिस्तान से सिर्फ 2 साल पहले हुआ था, लेकिन आखिर कैसे तरक्की के लिहाज से इस मुल्क ने पाकिस्तान को कहीं पीछे छोड़ दिया, और क्यों इंडोनेशिया में मुर्दों को दफनाने की बजाय उनकी मम्मी बनाई जाती है। और यहीं तक बस नहीं, बल्कि उस मम्मी को निकाल कर हर साल उसको सिगरेट भी पिलाई जाती है। इसके अलावा इस कंट्री के बारे में और बहुत से ऐसे राज जानेंगे जो आपको बिल्कुल हैरान कर देंगे। तो चलिए इस शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया है। इस मुल्क की आबादी तकरीबन 28 करोड़ 34 लाख है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। लेकिन अगर मुस्लिम आबादी की बात करें तो ये इस लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। इंडोनेशिया का कुल रकबा तकरीबन 19 लाख मुरब्बा किलोमीटर है और ये मुल्क 17,000 से ज़्यादा जजीरों पर मुश्तमिल है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया में 14वें नंबर पर आता है। ये मुल्क एक समंदरी खित्ते में वाक़या है और इसे बहरल काहिल और बहरा हिंद दोनों के साहिल लगते हैं। इंडोनेशिया की ज़मीनी सरहद सिर्फ 3 ममालिक से मिलती है, मलाइशिया, पापुआ न्यू गिनी और तैमूर लेस्टे, जबकि समंदरी सरहदें कई मुल्कों से जुड़ी हुई हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, सिंगापुर, पलाओ, फिलिपाइन, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। यहाँ तकरीबन 87% मुसलमान, 10% ईसाई, 1.7% हिंदू और तकरीबन 0.7% बुद्ध मत के मानने वाले रहते हैं, जबकि बाकी आबादी में दूसरे छोटे मज़हब शामिल हैं। ये मुल्क मुख्तलिफ नस्लों, ज़ुबानों और सकाफ़तों का घर है, जबकि इस मुल्क की सरकारी ज़ुबान भाषा इंडोनेशिया है। लेकिन इसके अलावा यहाँ 700 से भी ज़्यादा मुकामी ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। इंडोनेशिया दुनिया के तरक्की पजीर मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है, लेकिन इसे अब उभरती हुई मईशत कहा जाता है, क्योंकि इसकी मईशत तेज़ी से मजबूत हो रही है और अब यह जनूब मशरकी एशिया की सबसे बड़ी मईशत बन चुकी है, जिसकी कुल सालाना GDP तकरीबन 1.4 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर है। इंडोनेशिया में फ़ी का आमदनी तकरीबन 5,000 अमरीकी डॉलर है। इस लिहाज से पाकिस्तान और इंडिया से ये बहुत आगे है। वहीं अगर पाकिस्तान की फ़ी का आमदनी की बात करें तो ये तकरीबन 1485 डॉलर, जबकि इंडिया में फ़ी का आमदनी तकरीबन 2,481 डॉलर है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी इंडोनेशियन रुपया है, जो बाकी ममालिक की निस्बत बहुत कमज़ोर है। पाकिस्तानी 1 रुपया तकरीबन 58 इंडोनेशियन रुपये के बराबर है, जबकि इंडियन 1 रुपया तकरीबन 188 इंडोनेशियन रुपये के बराबर है। दोस्तों, इंडोनेशिया के लोग बहुत मेहनती हैं और यही इस मुल्क की तरक्की का सबसे बड़ा राज है। कभी ये मुल्क दुनिया के गरीब ममालिक में शुमार होता था, लेकिन आज ये दुनिया की 17वीं बड़ी मईशत बन चुका है। आप सोच रहे होंगे कि शायद ये मुल्क बहुत पुराना आज़ाद है, इसी वजह से इतनी तरक्की कर चुका है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट है। इंडोनेशिया ने आज़ादी 17 अगस्त 1945 को हासिल की, यानी पाकिस्तान से सिर्फ 2 साल पहले। इससे पहले ये भी बड़े सगीर की तरह ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा था। 16वीं सदी में पुर्तगाली यहाँ मसाले ख़रीदने के बहाने आए, लेकिन जल्द ही इस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। फिर 17वीं सदी में डच यानी नीदरलैंड के लोग यहाँ आ गए और उन्होंने कई 100 साल हुकूमत की। कुछ वक्त बरतानिया का भी असर रहा। इसके बाद दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान ने भी इंडोनेशिया पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन जंग ख़त्म होने के बाद जापान को शिकस्त हुई और इंडोनेशिया की आवाम ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। 1945 में जब इंडोनेशिया ने हॉलैंड के कब्ज़े से आज़ादी की जद्दोजहद शुरू की तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुलकर इस तहरीक की हिमायत की। उस वक्त ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कायद आज़म के तकरीबन 600 वफादार मुसलमान सिपाही थे। कायद आज़म ने उन सिपाहियों को कहा कि वो बरतानवी फ़ौज छोड़कर इंडोनेशिया जाएं और आज़ादी की जंग में शामिल हों। तारीख़ी रिकॉर्ड के मुताबिक ये 600 मुसलमान सिपाही इंडोनेशिया पहुँचे और बहादुरी से लड़े।
जंग के दौरान इनमें से तकरीबन 500 शहीद हो गए। ये भी रिकॉर्ड में है कि 1947 में कायदे आज़म ने एक अहम कदम उठाते हुए कराची एयरपोर्ट से नीदरलैंड के जहाज़ों को रोकने की कोशिश की ताकि वो इंडोनेशिया में हथियार या फौजी इमदाद ना पहुंचा सकें। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के बानी ने न सिर्फ इखलाकी बल्कि अमली तौर पर भी इंडोनेशिया की बहुत मदद की। इन्हीं कुर्बानियों को याद करते हुए 1995 में जब इंडोनेशिया की आज़ादी की 50वीं सालगिरह मनाई गई तो इंडोनेशिया की हुकूमत ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और बरे सग़ीर के उन शहीद सिपाहियों को आदिपुरा का आला तरीन कौमी एजाज़ दिया। ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा एजाज़ है जो कायदे आज़म को दिया गया। दोस्तों, इंडोनेशिया की मईशत का सबसे बड़ा सहारा ज़राअत है और ख़ास तौर पर पाम आयल इनमें सबसे अहम है। ये मुल्क पाम आयल बनाने में दुनिया में पहले नंबर पर है। इसके अलावा इंडोनेशिया की तकरीबन 40% मईशत सनतों पर चलती है जिनमें तेल, गैस, टेक्सटाइल और कानकुनी शामिल हैं। यहाँ की सयाहत भी मईशत का एक बड़ा हिस्सा है और बाली जैसे खूबसूरत जजीरे दुनिया भर से लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत जकार्ता है। ये सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। इसका शुमार दुनिया के गुंजान आबाद शहरों में होता है जहाँ 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। दोस्तों, जकार्ता आज एक जदीद और तरक्की याफ्ता शहर है जहाँ हर तरफ ऊंची इमारतें नज़र आती हैं। लेकिन एक वक्त था जब ये एक छोटा सा माहीगीर गांव था जिसका पुराना नाम सुंडा किलापा था। इंडोनेशिया की आज़ादी के बाद 1949 में इसका नाम जकार्ता रखा गया। यहाँ का मौसम सारा साल गर्म रहता है और दर्जा हरारत आम तौर पर 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। ये शहर मुआशी तरक्की के साथ साथ माहौलियाती मसाइल का भी सामना करता है जैसे ट्रैफिक जाम, आलूदगी और कभी कभार बारिश के मौसम में शदीद सैलाब। इंडोनेशिया में इंडिया और पाकिस्तान के लोग भी बड़ी तादाद में रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ तकरीबन 1 लाख से 1,20,000 के दरमियान इंडियन रिहाइश पजीर हैं जो ज़्यादातर बाली में रहते हैं, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 10,000 के करीब है और इनमें से ज़्यादातर लोग जकार्ता में ही रिहाइश रखते हैं। कुछ पाकिस्तानी यहाँ शादी करके भी आए हैं, लेकिन इंडोनेशिया में डुअल नेशनैलिटी की इजाज़त नहीं है। इसलिए अगर आप शादी के बाद यहाँ की नेशनैलिटी लेना चाहें तो आपको अपनी पहली नेशनैलिटी छोड़नी पड़ेगी। शादी के बाद कम से कम 5 साल रिहाइश रखने के बाद आप इंडोनेशियन पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इंडोनेशिया का पासपोर्ट दुनिया में 55वें नंबर पर आता है और इस पासपोर्ट पर कई ममालिक में वीज़ा फ्री दाखिला मिल जाता है, जबकि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में 92वें नंबर पर है। दोस्तों, कुछ साल पहले तक ये मुल्क दुनिया को एक ख़ास धात का खाम माल बेचता था जिसे क्रोमाइट कहा जाता है और इससे स्टेनलेस स्टील बनता है। इंडोनेशिया हर साल ये बेचकर तकरीबन $1 अरब कमाता था। फिर उन्हें पता चला कि चाइना और जापान इसी खाम माल से स्टील और गाड़ियाँ बनाकर अरबों डॉलर कमा रहे हैं। बस यहीं से इंडोनेशिया ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने इस खाम माल के बेचने पर मुकम्मल बैन लगा दिया और अपने मुल्क में ही स्टेनलेस स्टील बनाना शुरू कर दिया। और आप हैरान होंगे कि अगले ही साल $31 अरब का स्टील एक्सपोर्ट किया। यही वो सोच है जो एक मुल्क को गरीब से अमीर बना देती है, जब वहाँ के हुक्मरान अपनी आवाम और अपने वतन का सच्चा फ़ायदा सोचते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरान कुन बात बताएं कि पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है मुस्लिम बाग। यहाँ भी ज़मीन के अंदर क्रोमाइट बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम भी ये कीमती मादनियात कई दहाइयों से बहुत सस्ते दामों जापान और चाइना को बेच रहे हैं और वो इसे महंगे दामों बेचकर खूब कमा रहे हैं। लेकिन हमने इंडोनेशिया को देखते हुए भी आज तक इंडोनेशिया जैसा कदम नहीं उठाया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें हर तरह के वसाइल दिए हैं, लेकिन फिर भी हम दुनिया के कई मुल्कों से पीछे हैं। आपके ख्याल में ऐसा क्यों है? इसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं। एक और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी इंडोनेशिया में बनती है। इसका नाम है कोपी लुवाक। लेकिन इस कॉफ़ी की सबसे हैरत की बात यह है कि ये कॉफ़ी एक ख़ास जानवर सिविट कैट के फजले से तैयार की जाती है। पहले इस बिल्ली नुमा जानवर को कॉफ़ी के बीज खिलाए जाते हैं, फिर ये बीज हज़म हुए बगैर उसके फजले से बाहर आ जाते हैं, जिन्हें साफ़ करके भूना जाता है और उसके बाद कॉफ़ी तैयार की जाती है। ये कॉफ़ी दुनिया की सबसे महंगी तरीन कॉफ़ी है और इसकी कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप ये कॉफ़ी लेंगे तो आपको ये कॉफ़ी तकरीबन 40,000 की 1 किलो मिलेगी। जी हाँ, आपने सही सुना, 40,000 की 1 किलो। इसीलिए इसे दुनिया की सबसे महंगी तरीन कॉफ़ी कहा जाता है। दोस्तों, सोचें कि आप किसी गांव में जाएं और वहां एक मुर्दा लाश देखें जो हाथ में जलती हुई सिगरेट पकड़े हो।
یہ سن کر بہت عجیب لگتا ہے مگر یہ حقیقت ہے۔ یہ انڈونیشین کے پاپوا صوبے میں رہنے والے دانی قبیلے کی روایت ہے۔ اس قبیلے میں جب کوئی بڑا سردار یا بزرگ مر جاتا ہے تو اسے دفن نہیں کیا جاتا، اس کی لاش کو کئی دن تک ایک جھونپڑی میں دھوئیں کے اندر رکھا جاتا ہے۔ یہ دھواں لاش کو بالکل خشک کر دیتا ہے اور اس کا رنگ بالکل کالا ہو جاتا ہے اور وہ سالوں بلکہ صدیوں تک محفوظ رہتی ہے۔ اگر مرنے والا زندگی میں سگریٹ پیتا تھا تو مرنے کے بعد بھی اس کے ہاتھ میں سگریٹ پکڑائی جاتی ہے۔ خاص تہواروں یا تقریبات پر یہ ممی گاؤں کے لوگوں کے بیچ لائی جاتی ہے، اس کو سجایا جاتا ہے اور اسے سگریٹ دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سے اس کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ یہ ممیاں 300 سے 400 سال بھی پرانی ہوتی ہیں اور اب اسے دنیا بھر سے لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ دوستو، زندہ کا سگریٹ پینا تو سب نے دیکھا ہے، لیکن مرے ہوئے کو سگریٹ پکڑانا واقعی ایک انوکھی بات ہے۔ دوستو، انڈونیشیا ایک ایسا ملک ہے جہاں آپ کو قدرتی خوبصورتی بھی ملے گی اور جدید طرز زندگی بھی۔ یہ ملک سنگاپور اور تھائی لینڈ کے مقابلے میں کافی سستا ہے اور ان سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، اسی لیے ہر سال 1 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ یہاں آتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ سب سے پہلے اس کے دارالحکومت جکارتا پہنچتے ہیں۔ پاکستان سے جکارتا کی فلائٹ تقریباً 2,25,000 روپے کی پڑتی ہے اور 9 سے 10 گھنٹے میں آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ویزا آن لائن بھی مل جاتا ہے جو تقریباً $120 میں ملتا ہے اور یہ 4 سے 5 دن میں آ جاتا ہے۔ یہ ہے جکارتا کا ایئرپورٹ، جو انڈونیشیا کا سب سے مین اور سب سے بڑا ایئرپورٹ بھی ہے۔ جیسے ہی آپ ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے تو آپ کو وہاں سے ٹیکسی سٹی سینٹر لے جائے گی۔ جکارتا میں ایک وقت کا اچھا کھانا آپ کو تقریباً 22,000 انڈونیشین روپے میں ملتا ہے، جو پاکستانی تقریباً 360 روپے بنتے ہیں، اور یہ باقی ممالک کے مقابلے میں کافی سستا ہے۔ یہاں ایک قومی یادگار بھی ہے جو ان لوگوں کی یاد میں بنائی گئی ہے جنہوں نے آزادی کے لیے قربانیاں دیں۔ اگر آپ شاپنگ کے شوقین ہیں تو جکارتا کے ڈاؤن ٹاؤن میں دنیا کے بڑے بڑے برانڈز کی دکانیں موجود ہیں جہاں آپ بہترین خریداری کر سکتے ہیں۔ دوستو، جکارتا جو انڈونیشیا کا دارالحکومت ہے، یہ دن کے ساتھ ساتھ رات میں بھی زندہ رہتا ہے۔ یہ ایک مسلم ملک ہے، لیکن اس کے باوجود جکارتا کی نائٹ لائف بھی بہت مشہور ہے۔ رات کو یہاں کلب، کیفے اور بارز کھلے ہوتے ہیں اور شہر روشنیوں سے جگمگاتا رہتا ہے۔ جکارتا عام طور پر صاف ستھرا شہر ہے اور یہاں کی عمارتوں کا ڈیزائن اور فن تعمیر بھی عام شہروں سے بالکل مختلف اور خوبصورت ہے۔ دوستو، انڈونیشیا کے ہزاروں جزیروں میں سے ایک جزیرہ ایسا بھی ہے جو دنیا بھر میں اپنی ایک خطرناک اور نایاب مخلوق کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ ہے کوموڈو جزیرہ، جہاں رہتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے چھپکلی نما جانور جنہیں کوموڈو ڈریگن کہا جاتا ہے۔ یہ ڈریگن 10 فٹ تک لمبے اور وزن میں 70 سے 90 کلو تک ہو سکتے ہیں۔ ان کے دانت تیز چاقو کی طرح ہوتے ہیں اور ان کے تھوک میں ایک ایسا زہر ہوتا ہے جو شکار کو چند گھنٹوں میں ہی ختم کر دیتا ہے۔ یہ ہرن، بھینس، جنگلی سور، حتیٰ کہ کبھی کبھار انسان پر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ جزیرہ اتنا مشہور ہے کہ دنیا بھر سے خاص طور پر لوگ صرف ان ڈریگنز کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہاں جانا آسان نہیں۔ وزٹرز کو گائیڈ کے ساتھ جانا پڑتا ہے کیونکہ یہ جانور واقعی خطرناک ہیں۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا میں اب تقریباً صرف 5,000 کوموڈو ڈریگنز باقی رہ گئے ہیں، جن میں سے تقریباً 4800 کے قریب صرف انڈونیشیا کے چند جزیروں میں ہی پائے جاتے ہیں، جبکہ باقی 200 کوموڈو ڈریگنز پوری دنیا میں موجود ہیں۔ دوستو، انڈونیشیا میں سب سے زیادہ آتش فشاں پہاڑ موجود ہیں، اسی وجہ سے اسے آتش فشاؤں کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں 1883 کی ایک ایسی صبح پر جب انڈونیشیا کے ایک چھوٹے سے آتش فشانی جزیرے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ تھا کراکوتوا، ایک جزیرہ جو بظاہر پرسکون سمندر میں خاموش کھڑا تھا، لیکن اس کے اندر زمین کی گہرائیوں میں موت تیار ہو رہی تھی۔ اگست کی صبح آسمان صاف تھا، سمندر پرسکون، لیکن اچانک زمین نے لرزنا شروع کیا اور چند ہی لمحوں میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ اتنا طاقتور تھا کہ اس کی آواز 4800 کلومیٹر دور یعنی آسٹریلیا اور بھارت تک سنی گئی۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ انسانی تاریخ کی سب سے بلند آواز تھی۔ دھماکے کے فوراً بعد سمندر نے اپنا رنگ بدل لیا اور ایک خوفناک سونامی سمندر کی تہہ سے ابھری جو تقریباً 40 میٹر تک اونچی تھی۔ ایک عمارت جتنی اونچائی کا یہ پانی جب ساحلوں سے ٹکرایا تو کشتیوں کو ایسے اڑایا جیسے کھلونے ہوں، اور پورے کے پورے گاؤں لمحوں میں ہی مٹ گئے۔ اندازاً 36,000 سے زائد لوگ مارے گئے اور لاشیں میلوں دور تک بہہ گئیں۔ اتنا ہی نہیں، اس دھماکے سے اتنی آتش فشانی راکھ اور دھواں فضا میں پھیل گیا کہ دنیا میں کئی حصوں میں دن بھی شام جیسا لگنے لگا۔
सूरज की रोशनी कम हो गई और ज़मीन का दर्जा हरारत तकरीबन 1.2 डिग्री कम हो गया। हज़ारों किलोमीटर दूर तक आसमान सिर्फ सुर्ख रंग का हो गया था। एक ऐसा मंजर जो खूबसूरत भी था लेकिन उससे भी ज़्यादा खौफनाक था, जिसके पीछे मौत छुपी हुई थी। दोस्तों, इस धमाके के बाद कराकोतवा का बड़ा हिस्सा समंदर में डूब गया, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ साल बाद इसी जगह एक नया आतिशफिशानी जजीरा उभरा, जिसे आनक कराकोतवा यानी कराकोतवा का बेटा कहा जाता है। और दोस्तों, ये बेटा आज भी जिंदा है और वक्तन फवक्तन धुआं और आग उगल कर अपने बाप की भयानक कहानी याद दिलाता है। अब वापस चलते हैं जकार्ता की तरफ। दोस्तों, जकार्ता के दिल में एक अजीम व शान मस्जिद मौजूद है, जिसका नाम है मस्जिद इस्तकलाल। ये जनूब मशरकी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और इसका डिज़ाइन बाहर से भी शानदार है और अंदर से भी निहायत खूबसूरत। इस मस्जिद के अंदर एक वक्त में 2 लाख से ज़्यादा नमाजी इबादत कर सकते हैं। अगर आप जकार्ता जाएं तो मस्जिद इस्तकलाल का ज़रूर विज़िट करें। अब चलते हैं बाली की तरफ। बाली एक छोटा सा जजीरा है जो अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की सबसे ख़ास बात यह है कि इसकी तकरीबन 80% आबादी हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखती है, इसीलिए यहाँ हिंदू मंदिरों और बुद्ध मत के कदीम आसार की भरमार है। खूबसूरत साहिल, सब्ज़ाज़ार और बड़े बड़े शानदार मुजस्मे इस जजीरे की पहचान है। दोस्तों, बाली में एक ऐसा जंगल भी है जिसे मंकी फॉरेस्ट कहा जाता है, जहाँ हज़ारों की तादाद में बंदर बिल्कुल आज़ाद घूमते हैं और सयाहों से खेलते हैं। लोग यहाँ आकर बंदरों को करीब से देख सकते हैं, लेकिन उन्हें खाना खिलाने में एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये बंदर शरारती भी होते हैं और बाज़ औक़ात ये सयाहों का सामान भी चुरा लेते हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि इस मुल्क का लिटरेसी रेट तकरीबन 96% है। मतलब ये कि यहाँ के ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। दोस्तों, ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से भरा हुआ है। खूबसूरत समंदरी साहिल, सरसब्ज पहाड़, झीलें और जंगलात यहाँ की पहचान है। आप यहाँ घूमने फिरने के लिए आ सकते हैं, या अगर आपके पास पैसे हैं तो बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, यहाँ नौकरियाँ हासिल करना गैर मुल्कियों के लिए मुश्किल है, क्योंकि हुकूमत का कानून है कि सबसे पहले नौकरी मुकामी इंडोनेशियन लोगों को दी जाएगी, उसके बाद ही गैर मुल्कियों को मौका मिलेगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही शानदार और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।